नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़। आपका स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी के इस पॉडकास्ट में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोफेशंस की कि आफ्टर 12th या हम अगर स्विच करना चाहे प्रोफेशन तो क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो मेरे साथ आज हैं डॉक्टर दीप्ति मैम, जो कि आपको एक प्रोफेशन के बारे में बताने वाली हैं। तो पहले स्वागत करते हैं दीप्ति मैम का। नमस्कार दीप्ति मैम। नमस्ते। और कृपया आप दर्शकों को बताएं कि आप क्या करती हैं और क्या आपका प्रोफेशन है और अपनी क्या क्या डिग्रीज़ की हैं, प्लीज़। तो सबसे पहले तो मैं एक मेडिकल रिसर्चर हूँ। मेडिकल रिसर्चर कैसे बनी मेरी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री बैचलर इन ऑफ डेंटिस्ट्री में है, फिर मैंने मास्टर्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च किया है और अब मैं पीएचडी कर रही हूँ एपिडेमियोलॉजी में। और मैंने इस बीच 7 इयर्स से थोड़ा ज़्यादा एक क्लिनिकल ट्रायल पे भी काम किया है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। और ये मैं कैसे बनी, तो मैंने अपनी बैचलर्स, जैसे मैंने आपको बताया, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी में करी है। दैट इंक्लूड्स फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ मतलब आपको जनरल मेडिसिन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एंड देन 4th ईयर में आप डेंटिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च किया है, जो कि एक रिसर्च स्पेसिफिक डिग्री है। और फिर मैं आगे पीएचडी कर रही हूँ। तो ये सब करके मैंने क्लिनिकल ट्रायल में काम किया, जिसके कारण मैं आगे रिसर्च में जा सकी। तो क्लिनिकल ट्रायल, जैसे आप सबको पता है कि नई नई दवाइयों के बारे में खोजबीन करते हैं हम स्टडीज़ करते हैं। स्टडीज़ में हमें पता चलता है कि कौन सी, सपोज़ कोई स्पेसिफिक्स डिज़ीज़ ले लेते हैं, या आप कोई स्पेसिफिक हेल्थ पॉपुलेशन ले लेते हैं, या कोई पॉपुलेशन ले लेते हैं, तो उसमें क्या बीमारियां हैं, वो कैसे हुई, क्यों हुई, उनका आप कैसे इलाज कर सकते हैं, आप उन्हें कैसे कोई इंटरवेंशन दे सकते हैं। तो ये एक बेसिकली मेडिकल रिसर्च में आता है ऑन अ वेरी ब्रॉड टर्म, जिसे कहते हैं। तो अगर हम समझें, सही समझ रहे हैं, तो मतलब ये वो प्रोफेशन है जहाँ पर हम बीमारियों के बारे में रिसर्च करते हैं, होने वाली या हो चुकी, दोनों तरह की दोनों करते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपका सब्जेक्ट एरिया कौन सा है। कि अगर आप किसी, जैसे आप डेंगू पे रिसर्च करना, जैसे अभी बहुत ज़्यादा डेंगू हो रहा था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में, तो फिर डॉक्टर्स ने एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, रिसर्चर्स ने देखा कि अच्छा कौन से स्पेसिफिक एरिया में डेंगू ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने इंटरवेंशन करी। जो वो देखा होगा आपने, धुआं करते हैं, जिस एरिया में कम था वहाँ उन्होंने कम फ्रीक्वेंसी में करी। तो आप रिसर्च करके ही देखते हैं ना कि कैसे हुआ, फिर उस हिसाब से आपने दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करी, अवेयरनेस फैलाई। ये एक तरह से मेडिकल रिसर्च के अंदर ही आता है। आप बहुत स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, आप किसी दवाई के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसमें फिर आपको लंबे पीरियड तक करना पड़ता है। उसके लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, ज़्यादा मनी चाहिए होता है, ज़्यादा लॉजिस्टिक्स चाहिए होता है। ठीक है मैम। और आप ये बताएंगे कि इसको करते समय आप जो ये रिसर्च काम कर रही हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो रिसर्च में, अगर पब्लिक ड्रिवन रिसर्च है, तो ये है कि लोगों को समझाना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो उनको कैसे फ़ायदा होगा। लोगों को इमीडिएट फ़ायदा चाहिए होता है, लेकिन अगर आप पब्लिक हेल्थ रिसर्च कर रहे हैं तो आपको वो थोड़े टाइम में दिखता है। मतलब आप, जैसे अगर आपने सपोज़ डेंगू का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो अगर आप उस पूरे एरिया में इंटरवेंशन दे रहे हैं, उस पूरे एरिया में आप वो धुएं वाला जो होता है केमिकल, उसको कर रहे हैं, तो उससे मच्छर मरेंगे, लेकिन डायरेक्ट फ़ायदा ऐसे किसी को नहीं है। आपको लोगों को समझाना, उनको अवेयर करना, इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग काम। उनसे कम्युनिकेट करना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या वो है, फिर आपको वो एंटरटेन करते हैं। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। अपने बारे में बताना हो, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे अगर आप टबैको के बारे में करें, जैसे टबैको रिसर्च में करते हैं, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पेशेंट आपको बताएगा कि हाउ मच डज ही स्मोक्स इन अ डे, या हाउ मच इज़ ही कंज्यूमिंग इन अ डे। तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट, ट्रिकी पार्ट होता है। मैम ने बोला है कि ये एक रिसर्च का फील्ड है जहाँ पर हम होने वाली बीमारी या जो हो चुकी हैं उन बीमारियों के बारे में रिसर्च करते हैं, और मेन पार्ट है इसमें कि अवेयर करना। अगर कोई बीमारी आ रही है, तो या आ रही है या हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम ऑडियंस या अपने लोगों को कैसे जागरूक करें। तो अच्छा लगा मैम ये फील्ड के बारे में सुन के कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं हमारे लिए, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जैसे लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो हमारे पास दवाइयाँ ही नहीं आएंगी, और दवाइयाँ ही नहीं आएंगी तो फिर हम लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मैम के जो प्रोफेशन है बहुत हिडन टाइप का प्रोफेशन है, बट बहुत इफ़ेक्टिव प्रोफेशन है, जो कि मैं कहूँगा यहाँ पर।
अब मैम आप मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा 12th क्लास में है और या 12th क्लास पास कर चुका है, यानी अभी वो स्कूल में है और 12th क्लास पास कर चुका है, तो दोनों कंडीशन में वो कैसे करे, मतलब कैसे आपके पास कैसे पढ़ाई करे, किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की कि वो एक दिन आके रिसर्चर बन जाए? तो सबसे पहले तो आपके पास 10+2 में बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। उसको करने के बाद 10+2 में आप बायोलॉजी लीजिए। उसके बाद आप 2 तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहले तो या तो आप MBBS BDS जैसे मैंने किया है वो करके आप इसको आगे मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं, जैसे MD हो गया। उसके बाद ये आप रिसर्च कर सकते हैं आपकी पर्टिकुलर फील्ड में। सपोज़ आपने MBBS किया और आपने MD पीडियाट्रिक्स में किया, तो आप बच्चों के उसमें रिसर्च कर सकते हैं। देयर इज़ एन अनदर ऑल्टरनेटिव टू इट, आप 10+2 के बाद लाइफ साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी ये सब भी कर सकते, न्यूट्रिशन, फिर आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। देन यू कैन डू PhD इन इट एंड देन यू कैन कैरी ऑन योर रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। सपोज जैसे मैंने किया है, मैंने पहले BDS किया है, फिर मैंने मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च किया है एंड देन आई एम परस्यूइंग PhD इन एपिडेमियोलॉजी। सो दैट वे आई हैव अ ड्यूअल डिग्री, सो आई हैव सम नॉलेज अबाउट ओरल हेल्थ as well as I have knowledge about research and then I am pursuing it further in epidemiology। तो दोनों तरीके हैं। ये कहना कि आप डॉक्टर बन के ही रिसर्च कर सकते हैं वो भी सही नहीं होगा। तो आपके पास न्यूट्रिशन, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आप बेसिक साइंसेस बायो में, ये सब में भी आप रिसर्च आगे डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके तो जैसा कि आपने सुना ही है, मैम ने बताया है कैसे आपको रोड मैप बताया है कि जाना कैसे है आपको, अगर आपको रिसर्चर में रिसर्च करना है। तो रिसर्चर में सिर्फ मेडिकल रिसर्च की, हम कोई भी रिसर्च में जा सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली आप कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। सिंस मैं आपको अपना बता रही थी तो दिस स्पेसिफिकली मेडिकल बताया, बट आप कोई भी सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं। आप MBA करके भी PhD कर सकते हैं, तो आप मैनेजमेंट रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कोई भी फील्ड में आप अपनी मैक्सिमम डिग्री ऑब्टेन करिए विच इज़ PhD एंड पोस्ट डॉक and then you can work in research। तो basically research is all about having a curious mind। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके सल्यूशन क्या हैं, इसके रीज़न क्या है, ये रिसर्च ये होती है। तो जब तक आपके पास एक क्यूरियस माइंड नहीं है, आपको रीडिंग का शौक़ नहीं है, आपको चीज़ें ढूंढने का वो नहीं है, तब तक रिसर्च इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। अगर यू हैव दिस क्यूरोसिटी इन यू देन यू कैन डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड विद इट। जैसा कि मैम ने बताया आपको कि आप कैसे जा सकते हैं और ये फील्ड क्या होती है, और रिसर्च सिर्फ मेडिकल में नहीं, वैसे तो आज हमने मैम से बात की है मेडिकल के बारे में, पर सिर्फ रिसर्च मेडिकल में नहीं होती है, और भी सेक्टर्स में आप रिसर्च कर सकते हो। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा रीडर होना, यानी आप पढ़ने में, रीडिंग करने में अच्छे हों, और आपको क्यूरियोसिटी हो जानने की चीज़ों को कि क्या चीज़ें कैसी हैं, क्यों हैं, और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों की क्यूरियोसिटी होने पर ही आप इस रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि ये जो आपने ये रिसर्च का फील्ड लिया है, तो इसमें अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा हमें बताइए जहाँ पर आपको लगा कि ये मैंने बहुत अच्छा रिसर्च लिया, मतलब मैंने ये बहुत अच्छा फील्ड चूज़ किया है। ऐसा कोई एग्जांपल अगर है तो वो यही है, शुगर स्वीटनिंग बेवरेजेस जैसे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और आजकल जैसे आप जानते हैं सबको वो पीना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई ख़त्म करी तो वो इट वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स जिस पे मैंने काम किया था। तो उसमें हम लोग छोटे बच्चों को अवेयर करवाते थे कि आप ये शुगरी ड्रिंक्स कम करें और आप हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ जाएं, जैसे वाटर, छाछ, घर में बना हुआ कुछ जूस जिसमें एडेड शुगर ना हो। तो दैट वाज वन इम्पैक्टिंग इंसिडेंट रिसर्च जो मुझे लगता है कि हाँ बहुत अच्छी थी। फिर दूसरा हम लोगों ने एक और रिसर्च में काम किया है, अवेयरनेस टबैको और इन सब अवेयर करने के लिए। तो मतलब दीज वर द टू इम्पैक्टिंग रिसर्चेस दैट आई हैव वर्कड ऑन। तो जैसे कि हमें पता ही है कि हेल्थ है तो सब कुछ है, तो वो हेल्थ होगी तो भी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये अच्छा है कि अगर हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारी हेल्थ
को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि आपको ये बात तो अच्छी लगती होगी कि मैंने हेल्थ में काम किया है ना। आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब इसमें आप देखती हैं कि आपने ये रिसर्च करी और उसका ये रिजल्ट आया और आपने लोगों को बताया, अवेयर किया। तो मेरा मानना है कि ये फील्ड बहुत आपको एक तुमसे पैशन देती होगी, आपको मोटिवेट करती होगी आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये तो मैंने जैसे बोला कि आप रिसर्चर तभी कर सकते हैं अगर आपके पास एक क्यूरियस माइंड है, आपके पास अंदर से मोटिवेशन है। बच्चे जो थोड़ा अंदर से जो फॉर द बिगर गुड काम करना चाहते हैं, फॉर द वर्ल्ड कुछ देखना चाहते हैं, समथिंग विच इज़ वेरी मतलब चेंजिंग इन द वर्ल्ड, तो आप रिसर्च में डेफिनेटली जा सकते हैं। बेसिकली आपके पास अगर कोई अपना आइडिया है, रिसर्च इज़ ऑल अबाउट आइडियाज़। तो अगर आपके पास कोई बच्चा है और वो काम कर रहा है हेल्थ में, या वो सपोज़ MBBS करता है, MD करता है, या लाइफ साइंसेस भी पढ़ता है, और उसको एकदम से लगता है अरे ये चीज़ तो बिल्कुल वो है, मतलब अनएक्सप्लोर्ड है, मेरी फील्ड में ये चीज़ अनएक्सप्लोर्ड है, मुझे पता ही नहीं है कि इस बारे में क्या है, या उसे लगता है कि इस बारे में हमें और पता होना चाहिए, तो वो आइडिया फिर वो लेके उसको आगे रिसर्च में कर सकता है। ही कैन ऐड न्यू नॉलेज टू द लिटरेचर, जो जैसे हम बोलते हैं, तो वो उसमें रिसर्च कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट क्यूरोसिटी। आपके दिमाग में होना चाहिए इस चीज़ का क्यों, कैसे, आगे करके ना, तब आप फिर रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम, जो आपने बोला है वो क्यूरियोसिटी जो होगी माइंड में तभी कुछ होता है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक से हूँ, तो मैं म्यूज़िक रिसर्च करता हूँ, तो जब तक मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं है म्यूज़िक को जानने की, तो मैं नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जैसे मैम ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जानने में, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, या मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना भी चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बिना सीखे यहाँ पहुँचे हैं, तो सीखना भी चाहता हूँ, कुछ बदलना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरा मानना है कि रिसर्च तो एक ऐसा पार्ट है जो सबसे पहले रिसर्च, देन आपका कोई एक्शन। एब्सोल्युटली। कि आप पहले रिसर्च करेंगे, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में भी अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने में भी स्ट्रैटेजी, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि पढ़ने में भी स्ट्रैटेजी होती है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। अदरवाइज आप पढ़ते रह जाओगे और रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो मैम, मुझे कुछ ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस जो हमें आप शेयर करना चाहते हो कि, और साथ में ये भी बताइए कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या हिदायत देना चाहती हैं कि आपको हेल्थ के सेक्टर में क्या, उनको हेल्थ के ऊपर कितना काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, और अगर रिसर्च में जाना तो रिसर्च में उनको आज के लिए क्या हिदायत है? उनको सबसे पहले तो जैसे मैंने बहुत बार बोल ही दिया है, क्यूरोसिटी होनी चाहिए रिसर्च में जाने के लिए, मोटिवेशन होना चाहिए। और ये मत सोचिए कि आप MBBS नहीं कर पाए तो आप रिसर्च में नहीं जा सकते, या आप BDS नहीं कर पाए, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लाइफ साइंसेस उठाइए, आप उनसे आगे बढ़िए। आप 10+2 में अगर आपके पास बायोलॉजी है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट बायो नहीं है, आपके पास कोई नॉन मेडिकल सब्जेक्ट भी है, तो आप उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। आपको बेसिकली अपने सब्जेक्ट की हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी पड़ती है, दैट इज़ PhD और पोस्ट डॉक, विच एवर यू वांट टू डू, एंड देन फिर यू हैव, अब सिंस आप इतने टाइम से कर रहे हैं, यू वुड डेफिनेटली फाइंड सम लैकुने इन द लिटरेचर, कि आपको लगेगा अरे ये चीज़ में आगे तो कुछ है ही नहीं, इस चीज़ में और पता लगा सकते हैं। यू कैन पिक अप दैट आइडिया, write a grant, get some funding and then move forward with it. तो वो आपकी रिसर्च हो जाएगी। तो मैं छोटे बच्चों को यही बोलूँगी कि अगर रिसर्च को ये मत सोच के मना कर दीजिए कि अरे इट्स अ लॉन्ग फील्ड, बहुत मेहनत है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट इट्स अ वेरी ग्रांटिंग फील्ड। आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है टू डू समथिंग विच हैज़ नॉट बीन डन, विच इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर अ रिसर्चर गेट्स, राइट। तो ये मत सोचो कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। आप ये सोच के करो कि यू कैन ऐड समथिंग टू द कम्युनिटी विच वॉज नॉट देयर बिफोर यू डिड दैट रिसर्च, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली मैम, ये जो वैल्यू ऐड करने वाली बात है, ये तो हर एंटरप्रेन्योर आपको बोलेंगे, हर बिजनेसमैन आपको बोलेंगे, दूसरा आपको हर तरह के टीचर्स आपको यही बोलेंगे कि वैल्यू ऐड करना है। आप जो भी काम करते हैं उसमें वैल्यू होनी चाहिए। तो आपने जैसे हमको अब अच्छा सा गाइड किया है कि कैसे होना चाहिए और क्या क्या करने से हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और अब हमें ये बताइए कि जैसे अब
अगर आप लोग ये कर लेते हैं रिसर्च, तो फिर हम जॉब के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे? कौन हमें जॉब प्रोवाइड करेगा? तो जैसे सपोज़ आपने मैं आपको मास्टर्स लेवल पे बताती हूँ और पीएचडी लेवल पे भी और अंडर ग्रेजुएट भी। सपोज़ आपने 10+2 के बाद बायो वाला जो सब्जेक्ट है आपने उसमें बैचलर्स डिग्री करी। सपोज़ आपने MBBS BDS किया और लाइफ साइंसेस में दोनों का आपको बताती हूँ। तो MBBS BDS करके तो या तो आप एकदम रिसर्च करना वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन, आपको एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आप MBBS करने के बाद BDS करने के बाद आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में लग सकते हो एज अ फील्ड पर्सन लग सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप जैसे आपको कोई सुपरवाइज़र है, गाइड है, आप उनके प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो तो गेट सम रिसर्च एक्सपीरियंस। लेकिन आई वुड डेफिनेटली से कि आप मास्टर्स करेंगे तो योर अपॉर्चुनिटीज़ वुड इंक्रीज़। अगर आप MBBS BDS करने के बाद मास्टर्स करते हैं या लाइफ साइंसेस की कोई भी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के बाद मास्टर्स करते हैं, यू कैन वर्क एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन अ प्रोजेक्ट। आप अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशंस निकलती हैं। रिसर्च असिस्टेंट कैसे? अब सपोज़ जैसे मैंने BDS के बाद एक ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट में काम करा था एज अ रिसर्च असिस्टेंट, तो वो मेरी फील्ड से वो था, रिलेटेड था। पर आप न्यूट्रिशन में भी अगर मास्टर्स करते हैं तो आप रिसर्च असिस्टेंट इन अ न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर आप PhD करने के बाद देयर आर 2 ऑप्शंस। यू कैन वर्क एज एन एकेडमिक, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, अपने प्रोजेक्ट्स लिखिए, ग्रांट लाइए, उन पे काम करिए। या फिर यू कैन गो इन टू द फार्मास्यूटिकल थिंग ऑल्सो। सपोज़ जैसे आपने PhD ख़त्म करी है तो आप किसी क्लिनिकल ट्रायल, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्लिनिकल ट्रायल में आपको जॉब मिल सकती है, एज ट्रायल मैनेजर्स मिल सकती है, उससे भी ऊपर की पोजीशंस है उसमें भी मिल सकती हैं। आप अपनी मास्टर्स ख़त्म करने के बाद ICMR के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनकी एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं एज अ साइंटिस्ट भी। आई माई सेल्फ हैव वर्कड एज अ साइंटिस्ट भी। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, गेट सेलेक्टेड, वर्क, द पे ग्रेड इज़ ऑल्सो डिसेंट, यू गेट गुड वो। बट वट आई सजेस्ट इज़ क्लिनिकल रिसर्च में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी एंट्री लेवल सैलरीज कम होती हैं। आप जैसे जैसे प्रोसीड करते जाते हैं, आपके बेल्ट के नीचे एक्सपीरियंस आता जाता है, योर सैलरी ग्रेड गोज़ टू अ वेरी गुड लेवल एंड आफ्टर PhD इट्स डेफिनेटली वेरी गुड। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपको अकेडमिक सेक्टर से ज़्यादा पैसे देता है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और जितनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया हम लोग को कि कैसे आप जॉब भी पा सकते हैं इसमें और आगे अपना करियर कैसे मतलब सेट करें पूरा का पूरा ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आप ऐसा कुछ आपने फेस किया जो आपको बड़ा ट्रबल लगा हो लाइफ में कि ये तो बहुत ट्रबलिंग सा हो गया मेरी लाइफ में ये वाला फेस? ऐसा कोई क्लिनिकल रिसर्च में ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, कोई एक्सपीरियंस? ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं। जो वन थिंग चैलेंजिंग है PhD रिसर्चर या कोई भी ऐसी फील्ड में, वो ये है द अमाउंट ऑफ एफर्ट, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू बिकम अ रिसर्चर, राइट। इट्स अ नेवर एंडिंग जॉब। आप अगर PhD ख़त्म भी कर लेते हो, आप पोस्ट डॉक ख़त्म भी कर लेते हो, तब भी आपको पढ़ते रहना है। तो अगर आपको पढ़ने का, मैंने जैसे बोला, आपको रीडिंग का शौक़ है, आपके पास क्यूरोसिटी है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। मतलब क्योंकि आपको अपने टॉपिक पे नई नई रिसर्च होती रहती है, आपको वो पढ़ना पड़ता है, आपको अपडेट रहना पड़ता है, आपको सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि आपको बिल्कुल टाइम के साथ चलना है, वो वाली बात होती है। पर ऐसा कहूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरे को कभी कुछ ऐसा सुपर चैलेंज आया है। ओके। जो हेल्थ में जाना चाहते हैं वो हेल्थ में ज़रूर जाएं और इसको भी, एक फील्ड को भी देखें। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आगे जाते हैं, चाहते हैं कि रिसर्च करें और चाहते हैं नई नई डिजीज़ का पता लगाएं और या पुराने डिजीज़ चल रहे हैं उनके भी नए सॉल्यूशंस लेके आएँ, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। आप इसमें अपना करियर ट्राई कर सकते हैं। पर फिर यहाँ पर कंडीशन ये है कि पढ़ना है आपने और अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप स्कूल्स में हैं, अभी 5th में, 6th में, 7th में स्कूलिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस फील्ड में जाएँ, तो आपको स्टडी करनी है और बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, जहाँ पर आप चीज़ों की डेप्थ तक जा पाएँ, समझ पाएँ कि वो चीज़ें हैं, क्यों हैं और फिर वो कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। तो मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह से गाइड किया, आपने जॉब के बारे में हमें बताया, आपने बताया कि क्लिनिकल रिसर्च क्या क्या काम कर रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके गवर्नमेंट के साथ रहते होंगे। बिल्कुल, ICMR के साथ हैं, DBT है,
फिर उसके बाद DST हैं, ये सब आपको स्कॉलरशिप्स फेलोशिप्स भी देते हैं आपकी PhD के लिए, मास्टर्स के लिए। आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे या फिर आप उनकी वेबसाइट्स पर जाके आप उनकी फेलोशिप्स चेक कर सकते हैं। आप उन पर अप्लाई करिए, सेलेक्ट हो जाइए तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है आपकी PhD वगैरह करने के लिए। सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा है रिसर्च को, और इनफैक्ट अभी रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़ाई भी है, तो इट्स एन अपकमिंग थिंग। और अगर आप ये है कि ये फील्ड कभी पुरानी हो जाएगी या पीछे चली जाएगी, वो कभी नहीं होगा। लोग बीमार पड़ना छोड़ेंगे नहीं, रिसर्च होती रहेगी। इट्स अ ऑलवेज देयर फील्ड। यस, कि डेफिनेटली कि चीज़ें आगे ही बढ़ती हैं, और आज हम जो बीमारियां फेस कर रहे हैं, क्या पता नए जनरेशंस में नई बीमारियां हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे DNA चेंज होता है प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, और लाइफस्टाइल में चेंज होने से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि लाइफस्टाइल में आपने चेंज, खाने पीने में चेंज किया अपना, प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, एक रिसर्चर से जो रिसर्च कर रही हैं ऑलरेडी, और आपने बहुत सारी जानकारी दी जो हमारे काम की हैं, और जो बच्चों के जो भी इसको सुन रहा है पॉडकास्ट को, उनके काम की हैं। और मैं चलते चलते आप सभी से कहना चाहूँगा कि दीप्ति मैम बहुत सालों से रिसर्च कर रही हैं, और बहुत अच्छा योगदान रहा है इनका सोसाइटी के लिए। और अगर आप भी इनकी तरह ही बनना चाहते हैं तो कृपया अपने माइंड को पढ़ाई की तरफ रुझान करें, उसमें पढ़ाई में लगाएं उसे, और जानने में लगाएं चीज़ों को कि चीज़ें कैसे हैं और क्यों हैं। और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में होने वाली हैं अगर आप आज अपना अच्छा कर लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका आने के लिए, और आपने हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। तो इसी के साथ हम अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसी और प्रोफेशन में, और नई जॉब्स कैसे मिल सकती है, और क्या होने वाला है आगे, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ ज्योति स्वर्णिम वेलफेयर सोसाइटी को, जिसकी वजह से आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और आप सभी का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।